This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चले देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जो उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन अभी ज्वाइन करेंगे या ऑनलाइन इसको सुनेंगे, उन सभी का स्वागत है, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, तो उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह प्रगति और संस्थान को यह ऊंचा दर्जा मिला हुआ है और हमारी इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को इतनी ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम, इनमें से 10 जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल, यहां तक की चर्चा किया है। हम लोग आगे
दिशा से अपनी बात शुरू करना चाह रहे हैं। दिशा, दिशा का जो है, दिशा कंसेप्ट क्या है? दिशा जो है, अगर आप जाने तो दिशा का कंसेप्ट ये है कि दिशा भौतिक भी है और दिशा पराभौतिक भी। भौतिक दिशा क्या है? भौतिक दिशा में हम कह सकते हैं कि भौतिक दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या ऊपर नीचे, जो भी आप दिशा कह दें। पराभौतिक में क्या है? पराभौतिक में दिशा बोध, दिशा का ज्ञान। दिशा ज्ञान क्या? हमको मालूम होना चाहिए कि हमको किस जगह जाना है, या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, या हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ये जो हमारा है वो हमारा दिशा का पराभौतिक बोध है। हम मैग्नेट लगाते हैं, यानी कोई भी स्रोत में हमारे, अगर कुछ हम चाइनीज की बात करें या आयुर्वेदिक की बात करें, हमारे मेरिडियंस की दिशा भी तो निर्धारित है, नीचे से ऊपर, कोई ऊपर से नीचे। तो ये दिशा है, मेरिडियंस की दिशा है। आयुर्वेद में हमने कहा कि उंगली में नीचे से ऊपर, तो हमने बताया ना कि नीचे से ऊपर उंगली में, ये दिशा हमारी हो गई। अगर हम ऐसे कर दे तो नीचे ऊपर से नीचे ये भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब हम बताते हैं कि कोई दिशा, अगर हम उंगली को ऐसे रखें तो हम कहेंगे हमारी दिशा ये है, 0 1 2 3 इस तरह है। तो मेरी उसी तरह जो हॉरिजॉन्टल है उनकी दिशा ये हो जाएगी। तो सबकी दिशा तय है। हम मैग्नेट लगाते हैं, आपने मैग्नेट में देखा तो मैग्नेट में जो पीला मैग्नेट है, जब हम ऊपर की तरफ रखते हैं तो हम कहते हैं हम टोन, हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और हम ऊपर जब रखते हैं, ऊपर हम व्हाइट रखते हैं तो हम कहते हैं हम टोन कर रहे हैं। तो ये जो ये दिशा ही बता रही है। प्लस जो चक्र मैग्नेट है, तो चक्र मैग्नेट में हम लोग देखा है कि बीच वाला क्या होता है, व्हाइट होगा, बीच वाले से ही, बीच वाला ही मुख्य है। तो अगर मैग्नेट हम लोग देखा हो तो मैग्नेट में जो चक्र मैग्नेट में, उसमें बीच वाला पोर्शन क्या है, या तो पीला होगा या व्हाइट होगा। तो अगर व्हाइट होगा, ऊपर व्हाइट दिख रहा होगा, तो यानी वो क्या कर रहा है, टोन कर रहा है। और अगर व्हाइट ऊपर पीला दिख रहा है तो वो सिलेट कर रहा है। तो जो व्हाइट दिख रहा है उसकी दिशा कैसी होगी? देखिए, व्हाइट जो दिख रहा है यानी वो टोन कर रहा है। तो टोन माने क्या हुआ, ऊर्जा को यूं जा करके यूं फैला रहा है। देखिए, यूं ऊर्जा यूं जा करके और फैल रही है चारों तरफ, सेंटर से बाहर की ओर फैल रही है। गवंडे जी, सेंटर से बाहर की ओर फैल रही है, यूं करके यूं। उसको टोनिफिकेशन कहेंगे। हेलो, सेंटर से परिधि की तरफ जाती है जो, तो उसको टोनिफिकेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अगर जैसे हम बता रहे हैं कि जो आप मैग्नेट लगाते हो, चक्र मैग्नेट, तो चक्र मैग्नेट में ऊर्जा यूं जा करके आपके शरीर में फैलती है यूं अंदर, यानी टोन कर रही है। तो टोन करने में चारों तरफ फैल रही है, अंदर जा करके यूं फैल जा रही है। और जो सिलेट करते हो तो सिलेशन यूं करके यूं आता है, यानी सिलेट बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। मतलब जैसे आपको देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाती यूं फैलती है, याद करिए। और जो सूचना एफरेंट नर्व होती है वो बाहर सूचना लाकर के ब्रेन तो जाती है यूं, और ऊपर से जो ऊर्जा आती है यूं करके यूं चली जाती है। ऐसे होता है ना, ऊपर से जो सूचना आएगी नीचे से, नीचे आती है, वो कहाँ फैल जाती है, वो मसल से फैल जाती है। तो यूं ऊपर से यूं हो जाती है। ये सेंटर से, सेंटर हमारा ये है, सेंटर से पेरिफेरी की ओर बढ़ती है, और एक ऊर्जा पेरिफेरी से सेंटर की ओर बढ़ती है।
एफरेंट नर्व जो होती है, एफरेंट माने जो सूचना ले जाती है, सेंसरी नर्व जिसको बोलते हैं, वो परिधि से केंद्र की ओर बढ़ती है। और हमारा जो है ये ऊर्जा जो इफरेंट नर्व होती है, तो इफरेंट नर्व का अर्थ होता है जो इफरेंट नर्व होती है। कौन सा हमने ज्वाइन किया अभी? किसी ने ज्वाइन किया है क्या? कोई सा ज्वाइन किया है अभी? और शीतल, शीतल शीतल ठीक। तो शीतल ने ज्वाइन किया, ठीक है, वो नाम क्लियर नहीं हो रहा था। तो जो ये कंसेप्ट है, ये क्या है? ये ऊर्जा की कोई दिशा ही तो है। उसी तरह ऊर्जा का सिस्टम क्या है? नॉर्थ पोल से ऊर्जा साउथ पोल की ओर जाती है, ये तय है। पृथ्वी में नॉर्थ पोल है और पृथ्वी में साउथ पोल है। क्लियर है कि नहीं? हाँ बोलिए। ऊर्जा जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बढ़ती है, ये ऊर्जा का प्रवाह की दिशा है। तो ये दिशा तय है, ऐसा नहीं कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे हाथ के पुरुष के, जो पुरुष है उसका राइट इंडेक्स फिंगर में नॉर्थ पोल है, और जो नारी है उनके नॉर्थ पोल में साउथ, राइट इंडेक्स फिंगर में साउथ पोल है। क्लियर? तो यानी ऊर्जा की भी एक दिशा है। यह ऊर्जा की दिशा अगर उलट हो जाए तो रोग की सूचक होगी। हमारे ऊर्जा की दिशा ऊपर से नीचे जा रही है, और अगर ये रुक जाए तो बीमारी है। अगर भोजन ऊपर से नीचे जा रहा है, उसकी एक दिशा है, उल्टा चलने लगे तो ऊर्जा की एक दिशा है कि एक अपने उसमें किसी मार्ग में बहेगी, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे तरल हो, चाहे द्रव हो। और अगर वो अपने सीमाओं को क्रॉस कर दे तो यानी दिशा भ्रमित हो गई ना, अपने दिशा में नहीं चल रही है, तो आपके सारे ऑर्गन्स प्रभावित हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक ये है, मेन चीज है। तो ये पराभौतिक और भौतिक स्वरूप दोनों के आधार पर हमारा जो है, पराभौतिक और भौतिक दोनों के आधार पर हमारा होगा। तो ये देखिए सब इसमें लिखा हुआ कि अगर शरीर की दिशा के भौतिक स्वरूप और पाचन तंत्र में ऊपर से नीचे, ये पूरा यही सिस्टम है। अगर ये सिस्टम उल्टा चलने लगे, यानी भोजन अपनी निश्चित दिशा में न जाए बल्कि उल्टी दिशा में बहने लगे, तो क्या होगा? किसी रोग की सूचना आए। दिशा भौतिक रूप से द्रव्य है, प्रधानतया पराभौतिक है। ठीक है? तो वही है एफरेंट और एफरेंट नर्व की बात जो मैंने कही, वही है कि एफरेंट जो आपके फिंगर से, देखिए, जो स्किन से सूचना लेके जाती है, स्किन में हमारे क्या बैठे हुए हैं? द्वारपाल। कौन? उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंसर बोल देते हैं उनको। द्वारपाल है वो, है ना, वो गार्ड है हमारे। वो क्या करते हैं? वो कोई टच होगा, कोई स्पर्श होगा, कोई आपका दाब होगा, कोई ताप होगा, कोई भी चीज होगी, उसकी सूचना वो केंद्र को देते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और वो जाती है ब्रेन को। तो वो क्या हुई? पेरीफेरी से सेंटर की ओर चली गई। फिर ब्रेन ने एनालिसिस किया, और एनालिसिस किया और कहा कि ये इस घटना का रिएक्शन होना चाहिए। कोई भी चीज हो, किसी ने आपको दबा दिया हाथ को, आपका रिएक्शन क्या आया? तो वो रिएक्शन के रूप में ब्रेन से आया। तो ब्रेन से रिएक्शन जो आएगा वो ऊपर मोटर नर्व से आएगा, उनको हम लोग बोलते हैं इफरेंट नर्व, EFFERENT, इफरेंट नर्व। वो आएगी और वो बाहर फैल जाएगी। कहाँ जाएगी? अब वो मसल्स में जाएगी, अब स्किन में नहीं जाएगी, क्योंकि अब कोई उसको एक्शन लेना है, और एक्शन लेने का काम किसका है? मसल्स का, जॉइंट्स का। मूवमेंट करना है तो जॉइंट चाहिए,
मसल्स, तो मसल्स को जाएगी इंफॉर्मेशन और वो मसल्स क्या करेंगे, उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। किसी मार्ग में आप बढ़ रहे हो, मान लीजिए आपको प्रयागराज से कानपुर की ओर जाना है, तो कानपुर पश्चिम दिशा की ओर है, तो यदि आप पूर्व दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दें तो क्या आप कानपुर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। और अगर पहुंचेंगे भी तो 10-12 साल बाद, जो भी आप पहुंचे तो 10-12 साल बाद पहुंच जाएंगे। यानी आपका जो मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य था वहां, या गंतव्य था, वहां नहीं पहुंच पाए, या पहुंचे तो उस समय से नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए कोई दिशा निर्धारित करना वही पराभौतिक भी है। आप अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करेंगे तो आप अपना व्यक्तित्व निर्धारित कर पाएंगे, अन्यथा गलत मार्ग चुनने के बाद आप उस मार्ग पे वापस नहीं पाएंगे। अब दिशा के जो व्यसन का है, तो व्यसन की बात है, इन्होंने क्या कि कोई भी, इन्होंने कहा कि ये जो किशोर अवस्था में अगर कोई चारित्रिक पतन होता है तो यानी व्यसन होता है। ये व्यसन आपके गलत दिशा, पराभौतिक दिशा का पराभौतिक स्वरूप है। सिगरेट पीने की लत, अब ये देखिए इसका ट्रीटमेंट का वो है कि कहाँ है सिगरेट पीने की लत में। सिगरेट में क्या कर रहे हैं, वायु ले रहे हैं आप, तो वायु की कमी है, आप जिसको लेना चाहते हैं उसकी कमी होगी, तो आपको क्या करना है, सिगरेट पीने की जो फेफड़ा है, तो फेफड़े के ज्वाइंट मेरिडियन पर, फेफड़ा किस में आता है, स्मॉल फिंगर में आएगा और नीचे आएगा, तो उसमें क्या करिए, टू टोन, टू माने वायु, उसको टू टोन 7 सीडेट, 7 माने दिशा, दिशा भ्रमित हो गई, गलत हो गई है, तो दिशा को आप कर दीजिए टू टोन, वायु को ले रहे हैं आप। तंबाकू, तंबाकू क्या है, तंबाकू एक पार्थिव है, तंबाकू हवा नहीं है, पार्थिव है, पृथ्वी तत्व वाला है। तो तंबाकू को लिया आपने, तो तंबाकू मेरा स्पिन में, तंबाकू स्पिन का पार्ट है। द्रव्य किसका है, द्रव्य का, वायु का द्रव्य जैसे वो था हमारा लंग्स, वो था लंग्स, तो वैसे ही हमारा वो ऑर्गन जो है उसका तंबाकू क्या है, स्टमक और स्पिन पृथ्वी का, तो वहां पर स्टमक स्पिन के मेरिडियन में जाएंगे, फिंगर नंबर 5 नीचे वाला ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट, और कफ ज्वाइंट में क्या करेंगे, आपका स्पिन का करेंगे, स्पिन में 5 है, 5 टोन 7 सीडेट, पार्थिव कमी है। इश्क का व्यसन है, यानी हार्ट में कहीं प्रॉब्लम है, तो हार्ट का वही 3 टोन 7 सीडेट, हार्ट के मेरिडियन में। शराब के नशे के लिए, अब शराब कोई नशा है, तो यानी अगर आप आदी हो रहे हैं, एक आध बार कोई कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर व्यसन हो रहा है तो इसको आपको मन को टोन करना पड़ेगा। मन की उंगली क्या है, फिंगर नंबर 8 है, तो उसमें क्या करेंगे, 8 या तो के ज्वाइंट में कर लीजिए या पी ज्वाइंट में, कहीं भी कर सकते हैं। पेरिकार्डियम मेरिडियन, जो पी वाला पी ज्वाइंट है, हमारा पित्त ज्वाइंट है, तो पी ज्वाइंट हमेशा बीच का ज्वाइंट होता है, वो दोनों को बैलेंसिंग करता है, वात और कफ को। तो वात कफ को बैलेंसिंग करने के लिए एक पित्त होता है, तो वो कफ करता है। तो आप पी ज्वाइंट में भी, और के ज्वाइंट में मन की उंगली है तो के ज्वाइंट में कर सकते हैं, पी ज्वाइंट दोनों में कर सकते हैं। और 8 वर्टिकल, 8 हॉरिजॉन्टल, जिसमें करना चाहें, 8 वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, 8 स्पाइरल भी कर सकते हैं। फिर 8 टोन 7 सीडेट, मन को स्ट्रॉन्ग करना। मन कहीं आपको कमजोर है, नींद नहीं आ रही है, तो भी आपका दिशा भरमा रही है आपको, और मन का काम क्या है, दिशा को कंट्रोल करना। मन का काम क्या है, सब लोगों को, जितने भी हमारे वो हैं कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री, इनको कंट्रोल करना। अब दिशा भी उससे प्रभावशाली, अगर कभी दिशा प्रभावशाली हो गई तो क्या करती है, वो मन को अवज्ञा करती है, यानी मन उससे कमजोर हो जाता है। तो मन को टोन करिए, तो मन को टोन करेंगे तो आपका, और 7 को सीडेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब नटखट बच्चों में क्या है, देखिए नटखट बच्चों में क्या है, होता क्या है, नटखट बच्चे अगर भविष्य प्रारंभ से है, अगर आप नटखट बच्चे प्रारंभ से हैं तो आपको 0 में करना पड़ेगा, जन्म में करना पड़ेगा। और जन्म में क्या करना पड़ेगा, उनके 9th को टोन करना पड़ेगा। 9th माने आत्मा,
मन और आत्मा दोनों को टोन कर सकते हैं, मन और आत्मा को दोनों को टोन कर सकते हैं, 7 को सीडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अगर कोई ऐसी मदर है जो नहीं मानती है, जो नहीं मानती कि उसका बच्चा नटखट वाला है, तो मदर को भी ट्रीटमेंट चाहिए, बिल्कुल उसी रूप में जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, माखन तो खा के आए थे लेकिन कहा कि नहीं खाए, अब तू भोली मत की, यदि भोली इनके कहे पति आयो, इनके कहने पे तू आ गई। तो वो जो कंसेप्ट है वहां ठीक लग रहा है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है तो आप मदर को भी ट्रीट कर सकते हैं, उनको भी ट्रीट करना चाहिए। बेटे का उपचार आत्मा की मेरिडियन में इसमें किया जाएगा। ठीक है, अगर बहुत अधिक, देखिए ये वाला अत्यंत कामुक व्यक्तियों प्रवृत्तियों में लिप्त होना, इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोथैलेमस हमारा बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग का है, एंडोक्राइन सिस्टम का हेड है। किसका हेड है? एंडोक्राइन सिस्टम का हेड, लिम्बिक सिस्टम का हेड, और तीसरा हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हेड है, तीनों का हेड है। तो इसको ट्रीटमेंट ये वहां पर रखा हुआ हम लोगों ने, ये हाइपोथैलेमस है फिंगर नंबर 9 में। तो हाइपोथैलेमस की मेरिडियन में जाइए और उसके सोचने विचारने की प्रवृत्ति चेंज करिए, उसका आकाश बढ़ा दीजिए, मृदुता बढ़ा दीजिए, सॉफ्टनेस, मृदुता, आकाश। कहते नहीं मेरा आकाश बहुत सीमित हो गया है, हमारी सोच का दायरा एक कंसंट्रेट हो गया है, हमारे सोच का दायरा बढ़ा दे। तो दायरा बढ़ाने के लिए 1 नंबर, मृदुता लाने के लिए 1 नंबर, विस्तार। कहते मेरा आकाश विस्तृत कर दो, कहते नहीं कभी आपने पढ़ा होगा नॉवेल वगैरह में, मैं अपने आकाश को खोजना चाहता हूँ, ये आकाश वही है, 1 नंबर, 1 टोन 7 सीडेट। ठीक है, कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति आ रहा है, अगर बहुत क्रोधी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी भी दिशा गड़बड़ी है, तो उसको भी क्या करिए भाई, आपको कहता है कोई आदमी आया और कहा कि आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं, तो यानी अहंकार है। तो अहंकार के लिए हम लोग 6 में भी कर सकते हैं, अहंकार में 8 में भी कर सकते हैं। तो अगर 8 में हमको करना हो तो 8 नंबर की उंगली में, 8 नंबर की उंगली में 6-8 आप पित्त ज्वाइंट में कर दीजिए, कहीं ज्वाइंट में कर दीजिए, आप बिना हर पित्त ज्वाइंट में कर दीजिए। 8 नंबर की उंगली में पित्त ज्वाइंट 6-8 सीडेट, और उसमें दिशा नहीं आएगी, उसमें आएगी मृदुता लानी है, वहां सॉफ्टनेस, वहां सॉफ्टनेस, एक सॉफ्टनेस के लिए और एक है द्रव्य, एक द्रव्य और है, बोलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक और सॉफ्टनेस के लिए द्रव्य है। ऊपर से आइए, ऊपर देखिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल। जल नहीं है सॉफ्टनेस के लिए, मृदुता लाता है, तो उसको सॉफ्टनेस चाहिए, वो मतलब उसमें अग्नि भी बढ़ी हुई है, हम अग्नि को अभी नहीं कर रहे हैं, हम अभी 6-8 को सिलेक्ट कर रहे हैं, 6-8 सीडेट और 4 टोन, उसको लाइए, उसको 1-4 टोन कर सकते हैं। 1 माने सोच का दायरा बढ़ाइए, और 4 टोन करिए, मृदुता लाइए, जल वाला लाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई, तो ये ठीक है, मतलब औषधि है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ाया। तो देखिए वहां भी वैज्ञानिकों ने भी कहा स्केलर और वेक्टर, वेक्टर में जब आए तो गति और वेग में अंतर बताया था उन्होंने, वैज्ञानिकों ने। गति माने मूवमेंट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ रहा है, लेकिन अगर हमको बताना हो वेक्टर में, तुम कहेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो ये जब बताएंगे तो वेक्टर हो गया। ये स्केलर और वेक्टर दो कंसेप्ट है वहां के, कि वेक्टर में डायरेक्शन लिखा जाता है, यानी वेक्टर हो गया, बताना पड़ेगा पूर्व दिशा की ओर भाग रहा है। पहले तो 50 किलोमीटर की दर से, ये तो केवल गति है। तो ये वही उसी तरह है, ये हमारे यहाँ भी होता है कि हमारी दिशा है, तय है कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये, तो वही उसमें पूरा उनको लिखा होगा है कि अब देखिए प्रोलैप्स हो गया,
तो क्या है ये उनका के प्रोलैप्स भी वायु की वजह, इसका उपचार दिशा के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए पतला दुबला इंसान कितने लोग खून से अपने हाथ रंग लेता है, मतलब कोई अगर उसका दिमाग वो हो जाए, दिशा उसकी भ्रमित हो जाए तो वही आक्रामक हो जाता है। तो दिशा के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। मेरुदंड अथवा मस्तिष्क में कोई गांठ पैदा हो जाने पर, संवेग अवरुद्ध होने पर पार्थिव को कम करके दिशा को बढ़ाकर, यानी कोई चीज रुकावट कहीं आ रही है, ये बता रहे हैं कि रुकावट कहीं आ गई है, तो हम लोग 5 से 7 टोन कर देते हैं। अब हम लोग याद करिए, एक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं इसी पर, बोलिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट बोलिए। अरे क्या बोलते हैं गवंडे जी, चलेंगे क्या? जी सर। नहीं वो नहीं है। एक बहुत बढ़िया पहला ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं इसी पर, 7 पर। फर्स्ट ट्रीटमेंट, कोई बीमारी आई, कोई रोगी आया, तो पहला ट्रीटमेंट क्या है? वही आयुर्वेद में फिंगर नंबर 0, वात ज्वाइंट 2, 5 से 1, 7 टोन करते हैं। नाभि का ट्रीटमेंट, नाभि का ट्रीटमेंट करते हैं, तो देखिए उसमें दिशा के काट रहे हैं। हाँ वो दिशा के लिए है, तो ये दिशा के उसमें है, दिशा, अच्छा। ठीक है। तो दिशा का ये उपचार है। हम लोग वही उनका कि हमारे पास दिशा के लिए उंगली हम लोग के फिंगर नंबर 7 है, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अब मन आ गया। अब देखिए मन के समझ लीजिए, मन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अचेतनम क्रियावच्च मनस चेतयिता परः युक्तस्य मनसा तस्य निर्दश्यन्ते विभो क्रिया चेतनावान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते। आप लोग समझ लीजिए, यह इसलिए पढ़ा रहा हूं कि यह इस सेमेस्टर के बाद, सेकेंड सेमेस्टर के बाद यह कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मानेगा कि मन आप जानते हैं, आत्मा जानते हैं, जो भी, क्योंकि और दोबारा पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा, आगे ट्रीटमेंट पे शुरू हो जाएंगे तो समझ जाएंगे एक बार। तो मन क्या है, कह रहे हैं कि निष्क्रिय क्या है, अचेतनम क्रियावच्च, क्रिया करने वाला तो मन ही है, लेकिन बेचारा अचेतन है, इसलिए इसको कर्ता नहीं कहते हैं। चेतयिता किसको बोलते हैं? आत्मा को। वो आत्मा चेतन है, तो उसको इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि आत्मा का मन से जब संयोग होगा तभी क्रियाएं होंगी, इसलिए सभी प्रकार की क्रियाओं का जनक कहा जाता है किसको? आत्मा को। जबकि कर्ता तो मन है, मेन काम तो मन का है, लेकिन मन क्या है? अचेतन है, इसलिए उसको कर्ता नहीं कहा जाता। चेतनावान है तस्चात्मा, क्योंकि आत्मा चेतनावान है, इसलिए आत्मा को कर्ता कहा जाता है। अचेतन मन, मन अचेतन होने के कारण यद्यपि सबसे अधिक क्रियाशील होता है, लेकिन तब भी उसको कोई कर्ता नहीं कहता है। ठीक है। अब बिन क्या है, आत्मा तो कोई काम नहीं करती, मन सारा काम करता है, आत्मा तो आराम करती है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। कोई नहीं काम करता, ना हाथ पैर, कुछ नहीं करता, मन रहता है। मन के शरीर में बिना मन के आत्मा प्रवेश नहीं करती है, और आत्मा प्रवेश कर जाएगी तो उसके बाद तो यही कह रहे हैं। तो मन जो है, अब मन को द्रव्य माना गया। ये अब सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म काल से शुरू करते हुए आपका दिशा, ये सब सूक्ष्म के बढ़ रहे हैं। मन और भी सूक्ष्म है। मन अचेतन है,
क्रियाशीलता असीमित है, सबसे अधिक क्रियाशील है, लेकिन बेचारा करने के बावजूद सब इंद्रियों को, सब ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को यही क्रियाशील करता है, लेकिन ये इसको कोई भाव नहीं देता। आत्मा को सब लोग कहते हैं भैया आत्मा करता है। ठीक है, अभी क्या है इसका और हो जाए। अब ये दो गुण बता दे। अनुत्तम अथ चैकत्वम गुणं मनसा स्मृतौ। अणुत्व कहा गया, अणुत्व माने अणु, बहुत छोटा। अनुत्तम अथ च एकत्वम, एकत्व भी है। अब एकत्व और अणुत्व ये समझ जाइए बहुत बढ़िया। मन के गुण दो हैं, एकत्व अणुत्व। यानी मन जो है अणु स्वरूप है, और ये विभु, विभु माने व्यापक, विभुता विभूसी पड़े दिखाई, यानी व्यापक, व्यापक नहीं है। तो व्यापक नहीं है, अगर व्यापक होता तो क्या होता, व्यापक होता तो पूरे संसार को एक साथ देख सकता था मन, सब इंद्रियों को, सब ज्ञान इंद्रियों को, सब दूसरे लोगों को, यहाँ पूरा पृथ्वी आकाश धरती सबको देख सकता था। तो लेकिन ये सब नहीं है। पाता है नहीं तो क्या होता, सारे संसार को एक साथ जान जाता। और लेकिन नहीं, चूंकि अणु स्वरूप है, बिल्कुल छोटा सा है, इसलिए एक इंद्रिय से एक समय में संपर्क करता है और उसी से उसी की बात सुनता है, उसी की बात उसी को निर्देश देता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आपको एक पढ़ाई का विषय है, आप पढ़ रहे हैं, तो जिस समय आप किसी किताब में मन लगा के पढ़ रहे हैं तो मन आपका उसी विषय में है, और अगर आपने सोचना शुरू किया तो मन इस विषय से हट करके सोचने की तरफ चला जाएगा। कोई घटना को सोचेंगे, किसी बात सोचेंगे तो वहां मन चला जाएगा, किताब नहीं। यानी मन एक समय में एक इंद्रिय विषय से ही आकृष्ट होता है, उसी से जुड़ता है। ये मन के अणुत्व की वजह से है। फिर मन क्या है, एकत्व। अब एकत्व माने भी वही मोरलेस वैसे ही है। एकत्व माने क्या है, शरीर में मन एक ही है, हजारों मन नहीं है। हजारों मन होते तो एक मन आपका कान से सुनता, एक मन आपका आंख से देखता, एक मन आपका जो है पानी पीता और उसका आस्वादन करता, एक मन आपका स्पर्श महसूस करता। यानी जितनी इंद्रिय विषय हैं उन इंद्रिय विषयों से संपर्क कर पाता, लेकिन मन एक है। और यही बात सूरदास जी ने कही, गोपिकाओं ने कहा उद्धव से कि उद्धव मन नाही 10-20, आप जो ज्ञान दे रहे हो हमको तो सुन लो, उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। एक था वो श्याम के साथ चला गया। तो अब आप जो ये निराकार ब्रह्म की अवधारणा हमको बता रहे हो, ये ब्रह्म निराकार ब्रह्म हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मन में, हमारा मन इस इंद्रिय विषय में इस सब सुनने में लग ही नहीं रहा। वो तो हमारा पास श्याम के पास है। तो ये एकत्व है कि एक है मन। मन 10-20 होते तो एक साथ वो अनेक अनेक इंद्रिय विषयों से, अनेक इंद्रियों से, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय 10 है, तो उन 10 से संपर्क कर सकता था। लेकिन ये नहीं, अणुत्व है और एकत्व है इसका मूल। मन के विषय क्या है, चिंत्यम विचार्य मुह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च यत् चिंतन मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम ह्यर्थ संज्ञकम। जो चिंतन करने योग्य है, जो विचार करने योग्य है, जो वितर्क करने योग्य, तर्क वितर्क, जो ध्येय, जो संकल्प करने योग्य है, और इसके अतिरिक्त जितने भी विचार हो सकते हैं, जितने भी मन के विषय हो सकते हैं, वो सब मन द्वारा जानने योग्य सारी चीजों का मन के विषय है। ये मन के विषय है। ठीक है, चिंतन माने क्या हुआ,
चिंतन माने हुआ कि चिंतन, ध्यान, मनन करने योग्य विषय। चिंतन, ध्यान, मनन करने योग्य विषय। दूसरा क्या हुआ? विचार्य क्या हुआ? विशेष रूप से ये आहार विहार के संबंध में है। विचार्य माने विशेष रूप से ये आहार विहार के संबंध में है कि हम क्या आहार खाएं और हम कहाँ जाएं। हमको घूमने जाना हो तो हम किस जगह जाएं, तो हम क्या आहार खाएं। ये विचार्य जो है ये आपको इस रूप में लेना है कि ये वास्तव में आपके आहार और विहार से संबंध में, उनके विषय के संबंध में है। यानी कहाँ पर हम जाएं, कहाँ घूमने जाएं, कहाँ यात्रा करने जाएं और क्या खाएं। तो आचार्य त्रयी कहे गए हैं 3, वाग्भट, दूसरा हमारा सुश्रुत और तीसरा चरक। 3 हमारे आचार्य त्रयी आयुर्वेद में कहे गए हैं। तो इन तीनों का मत क्या है? इन तीनों का मत है कि आपको ऋत भूख होना चाहिए। जो ऋत है, ऋतुओं है, उनमें जो उत्पन्न होता है वो खाना चाहिए। आपको अमेरिका से लाए हुआ कोई चीज नहीं खाना चाहिए कि इस युग में वो पैदा नहीं आपके हो रही हो, अमेरिका से आपने मंगा लेना, वो आपके लिए उचित नहीं है। तो एक तो फिर मित भूख होना चाहिए, कम खाना चाहिए। आपको 4 रोटी खाने तो आप 3 खाइए, एक की जगह खाली रखिए। तो मित भूख मतलब मितव्यय कहा जाता है ना, तो मित भूख। तीसरा हित भूख, आपके लिए जो कल्याणकारी हो वो खाना चाहिए। आपको बीमार है तो आपको जो गरिष्ठ चीजें न हो वो आपको खाना चाहिए। आप गरिष्ठ चीजें खा रहे तो बीमार आप और पड़ जाएंगे। तो ये जो रूप में है ये विचार, ये वाले विचार हैं। फिर वो ये वितर्क। तर्क वितर्क क्या है? कोई कार्य करना है तो आपको उसके बारे में आप क्या करेंगे? तर्क करेंगे कि हम ये करें तो ऐसे हम कर सकते हैं, और यह इस काम को करने के लिए अगर हम इस शक्ति का यूज करें तो शायद हम जल्दी कर लेंगे। तो इसी तर्क शक्ति द्वारा आपको किसी कार्य के संबंध में जो निर्धारण करते हैं वो आपका वितर्क होता है। ध्येय क्या है? ध्येय भी डिफाइंड है वहां। अब ध्येय क्या है? आपने कहा कि हमको पढ़ना है, ये हमने सोचा कि हमको पढ़ना है, तो अब हमको क्या होना पड़ेगा? संकल्प लेकर के एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। हमको एकाग्र चित्त होना पड़ेगा और हमको इसी पढ़ने में मन लगाना पड़ेगा। ये हमारा ध्येय होगा तभी, क्योंकि जब तक आप एकाग्र चित्त नहीं होंगे और अपने जो सोच रहे हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसके लिए संकल्पित नहीं होंगे, ध्येय के लिए एकाग्र चित्त नहीं होंगे, अपने उसको विषय को विचार नहीं करेंगे, तब तक उस ध्येय को प्राप्त। ये ध्येय है कि एकाग्र चित्त होकर किसी विषय पर विचार करने का मतलब वो जिस विषय को आप लेना चाहते हैं, जिस देश को पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उस पर आगे बढ़ना, ये ध्येय। संकल्प क्या है? संकल्प जो है मन का प्रधान कर्म कहा गया है। मन का ये प्रधान कर्म संकल्प है। इसीलिए कहते हैं हाथ में संकल्प लेते हैं। वो ये निर्धारित करता है कि ये जो हम काम, हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, इस ध्येय को करने के लिए पहले तो ये निर्णय या ये फल या ये लक्ष्य हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये विचारणीय मेरे लिए है कि नहीं है। अगर ये विचारणीय है तो आप ध्येय। तो संकल्प माने हुआ कि कोई भी काम जिसको आप करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य करना चाहते हैं, उसके लिए ये सोचना कि यह मन द्वारा ये सोचना कि यह मेरे लिए अनुकरणीय विषय है कि नहीं, ये मेरे लिए विचारणीय विषय है कि नहीं, ये संकल्प है। और जो मन जो भी सोच सकता है, मन की गति बहुत व्यापक है, बहुत तेज गति है, और मन
यही नहीं, मन जो है, मन की शक्तियां, मन की जो वेवलेंथ है, या मन की जो जिसको कहना चाहिए एनर्जी सिस्टम है, वो करोड़ों ब्रह्मांड सूर्य की दूरी के बाद भी वहां पर संकर से संपर्क करती है और वापस लौटती है, हम जाने या न जाने, माने या न माने। ठीक, ये है मन का। मन का लक्षण देखिए, मन का लक्षण क्या है, देखिए अब यहां पर समझिए लक्षण, यही महत्वपूर्ण है जो हम लोग कहें। महत्वपूर्ण ये है कि आत्मा इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के अपने अपने अर्थों, अर्थ माने विषय, कभी जब अर्थ आता है सार्था, तो अर्थ माने विषय, विषय माने क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही विषय। अपने अपने विषयों का जब मन के साथ सन्निकर्ष होता है, देखिएगा नोट कर लीजिएगा, सन्निकर्ष शब्द है, सन्निकर्ष होता है तब ज्ञान होता है। यानी जो ज्ञान, जो इंद्रियां हमारी हैं, ये विषयों से संपर्क करती है, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से। इनके साथ जब कोई इंद्रियां विषयों को लेकर के आती हैं तो मन के साथ पहले संपर्क करती हैं, और जब मन इन आत्मा को ये बता देता है तब ज्ञान होता है, उसके पहले कोई ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय और मन, इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थों का जब तक मन के माध्यम से आत्मा से संयोग नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं होता। मन को सब इंद्रियां बताती हैं, मन को अतीन्द्रिय कहा गया है, अतीन्द्रिय, और उसको अंतः इंद्रिय, अंतःकरण भी कहा गया। करण माने इंद्रियां, अंतःकरण कहते अंतःकरण, मेरे अंतःकरण ने आवाज दिया, ये अंतःकरण मन है। अंतःकरण, करण माने इंद्रियां, अंतः माने अंदर वाला स्थित, तो वो भी तो इंद्रिय, इंद्रिय से विषयों से संपर्क करता है, इंद्रियों से संपर्क करता है, इंद्रियां आके उसको बताती हैं, वो ज्ञान देता। फिर मन संपर्क करता है आत्मा से, और आत्मा के माध्यम से ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा करता है और आत्मा चेतना है। जब तक चेतना नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। ये मन, तो मन ज्ञान होना और न होना, या तो ज्ञान होगा और ज्ञान या नहीं होगा, ये मन के लक्षण कहे गए हैं। ठीक है, अब ये तो खैर अपना वो है, मन की संख्या हम लोग 8वां रखी है हम लोग, ये वही सब है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने लिम्बिक सिस्टम में कहा है, तो लिम्बिक सिस्टम में सारे जो मॉडर्न साइंस है, लिम्बिक सिस्टम में वहां पर है देखिए लिम्बिक सिस्टम कितने हैं, ये आपको मिल जाएगा बीएचबी वाले में, मानव शरीर विज्ञान में। हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, इपीथैलेमस है, सेप्टल न्यूक्लियस है, पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया है, एमाइगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, प्री ऑप्टिक एरिया है, और मेमोरी बॉडी है। इतने 9 जो है आपके लिम्बिक सिस्टम में। 9 सिस्टम माने, हम लोग कहते थे ऑर्गन सिस्टम, तो सिस्टम माने यहाँ पर क्या है, जो ब्रेन के पार्ट्स है वही लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके इस लिम्बिक सिस्टम द्वारा ही सारे निर्णय हो पाते हैं। ये एक जैसे कई ऑफिस होते हैं, उसी तरह ये एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, और आपस में ये सब कोऑर्डिनेट करके तब ज्ञान प्राप्त कराते हैं, तब एक्शन भी लेते हैं उसी। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस होता है मेमोरी के लिए और लर्निंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हिप्पोकैम्पस होता है। एमाइगडाला होता है इमोशंस के लिए, मेमोरी बॉडी होती है रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी के लिए, कलेक्शन। तो मन बहुत चंचल है, इंद्रिय है, इसको अंतःकरण भी कहते हैं। तो ये हो गया।
तो हम लोग अगर अवसाद हो तो क्या हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे? हम लोग अवसाद होगा तो क्या करेंगे ट्रीटमेंट? हम लोग जाएंगे कहां पर? जो भी आपको ट्रीटमेंट करना हो, अवसाद होगा तो आपको फिंगर नंबर 7-8 में कर सकते हैं, या तो मेथी लगा दें, और नहीं तो हम लोग करना पड़ेगा 2-7-8 8 टोन। मन की उंगली में जाइए और वहां पर 2-7-8 8 टोन कर दीजिए। अनिद्रा में 2-7-8 8 टोन, वो भी वही अनिद्रा और अवसाद दोनों में वही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अवसाद में भी यही करते हैं। अब चलिए एक और चीज पढ़ लें। अब मन के जो है, मन के रोग, मानसिक प्रवृत्ति है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। देखिए मानसिक प्रवृत्तियां मन के हैं 3। देखिए मन से जुड़े हुए 3 माने गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 16 मानस प्रवृत्तियां हैं। तो मानस सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है? तो सात्विक जो है ये बेस्ट मानसिक प्रवृत्ति है, 7 प्रकार की होती है, और राजसिक 6 प्रकार की, तामसिक 3 प्रकार की। तो ये क्या है, जैसे रज और तम और सत्व 3 गुण हैं, तो 3 गुण में सात्विक गुण बेस्ट गुण है। सात्विक गुण के माध्यम से हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर सात्विक गुण आपके नहीं हुआ तो मोक्ष मिलना असंभव है। राजसिक और तामसिक ऐसे गुण हैं जो हमको घुमाते रहते हैं, आत्मा को अपने कर्म बंधनों में घुमाते रहते हैं, क्योंकि ये मानसिक प्रवृत्तियां राजसिक तामसिक हमको उत्कर्ष की ओर जाने नहीं देती हैं। ठीक है, तो अब दूसरी तरह ये तमाम सात्विक प्रवृत्तियां हैं, इनको पढ़िएगा। लेकिन जो समझने वाली बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के अंदर राजसिक, कोई व्यक्ति है राजसिक तो हमेशा राजसिक रहेगा, ऐसा नहीं है। किसी समय वो राजसिक हो सकता है, किसी समय वो तामसिक हो सकता है, किसी समय वो सात्विक हो सकता है। जब आप किसी भजन पूजन में लगे हुए तो उसमें आप सात्विक हो सकते हो, जिसमें आप राजसिक वाला कर रहे हो तो कर रहे हो, जिसमें तामसिक आप तमाम खराब काम करो उसमें तामसिक हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति में 24 घंटे के अंदर तीनों प्रवृत्तियां संभव हैं, और एक जीवन में तीनों तरह की प्रवृत्तियां, जो प्रवृत्ति सबसे अधिक सर्वाधिक होगी वही प्रिवेल करेगी। अगर सात्विक प्रवृत्ति सबसे अधिक है तो राजसिक और तामसिक कम भी होंगी तो आपका काम चल जाएगा। ये अर्थ है इसका। पढ़िएगा, बहुत बड़ा वो है, ये तमाम चीजें हैं। तो ये उनकी प्रवृत्तियों की बात की गई है, इसलिए ये करना बताना जरूरी है, ये इससे जुड़ा हुआ है मन के। तो मानसिक रोग जो है बहुत वो है, तो मानसिक रोग तो बहुत कहे गए हैं, हम लोग तो उनकी न कहें। तो जब आप धर्म का चिंतन करेंगे, देखिए एक ही पुरुष चिंतन भेद से अनेक प्रकार के हो सकता है। जब धर्म का चिंतन करें तो आप धार्मिक, जब काम विषय चिंतन करेंगे तो कामुक, जब हिंसा करें तो आप हिंसक। तो वो हिंसक, अब हिंसा जैसे प्रवृत्ति है मान लीजिए, तो वो आपका तामसिक में आ रही है तो तामसिक हो जाएंगे। जब अगर कामुक होंगे तो है, अगर आपका राजसिक होगा तो राजसिक वाले में हो जाएगा, तो जिसमें आपका होगा। अब मन के जो है ये कर्म, मन के कर्म क्या है? देखिए ये है इंद्रिया विग्रह कर्म मनसा स्वस्थ निग्रह वो विचारश तथा पर बुद्धि प्रवर्तते। मन के कर्म इंद्रिय का विग्रहण, यानी इंद्रिय का विग्रहण करना, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, स्वयं अपना उस विषय के लिए निग्रह करना। अपना भी तो कंट्रोल करो, आपको भी उस विषय के लिए कंट्रोल करना है, उसको समझने के लिए विषय में पढ़ना शुरू करिए, तो विषय में कंसंट्रेट करिए, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। वितर्क वो और विचार ये मन के कर्म है, इसके आगे के कार्यों के लिए, अब यहां तक विचार, ये जो हमने बताया ये मन के कर्म है, इसके आगे के कार्य के लिए यहां लिमिट खत्म मन की। अब इसी समय जो आया, इसी समय अहंकार आ गया, अहंकार पैदा हो गया। अहंकार ने कहा कि नहीं, हमें को मालूम है, सब कुछ है। इसके
तब आगे डेवलप हुई बुद्धि, और बुद्धि जैसे डेवलप हुई तो मन का काम क्षेत्र, बुद्धि का क्षेत्र शुरू हो गया और बुद्धि ने वास्तविक ज्ञान शुरू कर दिया। ठीक है। अब इंद्रिय का अभिग्रहण क्या होता है? जिस काल में जिस इंद्रिय विशेष के साथ व्यापार की इच्छा होती है, उस काल में उस इंद्रिय का अब क्या करता है? मान लीजिए उसको पढ़ना है, तो जब पढ़ने का मन है तो इंद्रिय क्या, ये मन क्या करता है? इस मन क्या करता है? अपने को और सब इंद्रियों से अलग करता है, डिटैच करता है, और केवल पढ़ने वाली इंद्रिय के साथ संपर्क करता है, पढ़ने वाले विषय के साथ संपर्क करता है। मन लगाएगा, कान लगाएगा और सुनेगा, आंख करेगा, और उसको निग्रह मने सब कुछ अपने समेट लेता है, और समेट लेता है उसी तरह जैसे कछुआ समेटता है, उसी तरह समेटता, सबसे अलग करता, डिटैच करता है और उसमें लगा लेता है। बस यहीं पर उसका अपना अभिग्रहण शुरू हो जाता है, ये उसका। ठीक है। उसके बाद जब पढ़ना नहीं चाहता तो उससे अलग हो जाता है। जिस पढ़ना नहीं चाहता तो आंखों को, कानों को और अपने मन को अलग करके मन सब इंद्रियों से हटा लेता है और दूसरी तरफ चला जाता है। ये भी उसका निग्रह है। आत्मा, बोलिए, आत्मा और वो रह गया है, आगे पढ़ा जाएगा। ये संजय जी, आत्मा रह गया है, आत्मा का भक्ति, आत्मा और तम। आत्मा तब रह गया दो। वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि देखिए, ये मैं इसलिए उस पर विचार दे रहा हूं कि अगली बार ये संभव नहीं पाए, कोई और सेमेस्टर खत्म, सेकेंड सेमेस्टर के बाद कोई आत्मा तम बताएगा नहीं, तो जितना आप समझ लेंगे वो इतना है। और जितना मन, देखिए, चिंतन मनन की जितना करेंगे उतना ज्ञान होगा। ये आयुर्वेद तो केवल चिंतन मनन का विषय है, ग्रहण करने का समझ, वो बस अंदर से अंदर ले लीजिए, बस समझ जाएंगे क्या चीज है। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प है, और हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, दूसरे ज्ञान को बढ़ाएंगे और शेयर करेंगे, तभी हम लोग का वास्तविक कल्याण की दिशा में हम लोग बढ़ सकते हैं। और खेमका सर ने यही कहा था कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।